एक सामान्य लड़का एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जो किसी सामान्य इंसान नहीं थी। वह थी खरगोश सोल बिस्ट। और वह लड़का भी समझता है कि वह कोई सामान्य लड़का नहीं है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी और वह सोल बिस्टों को शिकार करने का मास्टर था। क्या होगा उनकी प्रेम कहानी? इसी तरह की एक सुंदर कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। आज की कहानी का नाम है द लैंड ऑफ वॉरियर्स। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डोल महाद्वीप एक जादुई भूमि है जिसे दो प्रमुख साम्राज्यों में विभाजित किया गया है, जिंगल साम्राज्य और टियांडर साम्राज्य। यहाँ के अधिकांश निवासी जन्म से ही अद्वितीय मार्शल सोल्स आत्मिक आत्माएं के साथ पैदा होते हैं। जब उनकी मार्शल सोल जागृत होती है तो उन्हें डोलुओ महाद्वीप में सबसे सम्मानजनक पेशा अपनाने का अवसर मिलता है, आत्मा गुरु सोल मास्टर। सोल मास्टर्स आत्मा जानवरों का शिकार करते हैं ताकि वे आत्मा रिंग्स सोल रिंग्स प्राप्त कर सके, जो उनकी शक्ति को निरंतर बढ़ाने में मदद करती है। आत्मा गुरुओं के अस्तित्व ने कई संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनमें से 7 सबसे शक्तिशाली को 7 महान संप्रदाय 7 ग्रेट सेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। इन संप्रदायों में क्लियर स्काई क्लैन सबसे ऊपर है और यह ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और 7 ट्रेजर्स ग्लेज टाइल क्लैन के साथ मिलकर ऊपरी 3 संप्रदायों अपर 3 सेक्ट्स का निर्माण करता है, जो पूरे महाद्वीप में आत्मा गुरुओं का नेतृत्व करते हैं। इस बीच स्पिरिट हॉल नामक एक विशेष संगठन ने पूरे महाद्वीप में अपना प्रभाव तेजी से फैलाया है, जिससे ये दोनों साम्राज्यों के बराबर शक्ति प्राप्त कर चुका है। युवा तांग सान एक दुर्लभ जुड़वा मार्शल सोल ट्विन मार्शल सोल के साथ जन्मा है, ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर। सीखने और बढ़ने के लिए तांग सान यू जियोगान का शिष्य बनता है और श्रेक अकादमी में दाखिला लेता है, जहां वह अपनी सहपाठी शियाओवू के साथ पढ़ाई करता है। तांग सान और शियाओवू के साथ दाई मोबाई, झू झू छिंग, ऑस्कर, निंग रोनगरुंग और मा हुंगजुन मिलकर प्रसिद्ध श्रेक 7 डेविल्स नामक टीम बनाते हैं। ये टीम एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता में भाग लेती है। सातों मिलकर कई चुनौतियों का सामना करते हैं और अंततः फाइनल तक पहुंचते हैं। आज वे स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन से मुकाबला करते हैं, जिनकी ताकत उनसे कहीं अधिक है। मैच शुरू होता है, जिसमें स्पिरिट हॉल अकादमी और श्रेक अकादमी की टीमों के साथ साथ बेहद शक्तिशाली सदस्य शामिल हैं। बीबी डोंग, जो स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च नेता हैं, और यू जियोगान श्रेक अकादमी के उपडीन मैच देखने के लिए उपस्थित हैं। जब स्पिरिट हॉल एक दुर्लभ सोल बोन को प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में पेश करता है, तो श्रेक अकादमी के डीन का मानना है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। श्रेक अकादमी की उपडीन लियू एलोंग ये देखती है कि दुर्लभ हेडपीस सोल बोन शायद बीबी डोंग की शिष्या हू लियना के लिए है, जो स्पिरिट हॉल की इस प्रतियोगिता को जीतने की दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मैच शुरू होता है और हू लियना बढ़त लेती है। उसकी आत्मा कौशल सोल स्किल मोहिनी एन्चांटमेंट एक मानसिक हमला है। मैच से पहले यू जियोगांग ने श्रेक 7 डेविल्स को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। तांग सान ने बताया था कि चाहे एन्चांटमेंट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे काम करने के लिए 6 इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हुलियना युद्ध में कदम रखती है, तो श्रेक की टीम अपनी 6 इंद्रियों को बंद कर लेती है ताकि प्रभावित न हो। शियाओ वो अपने दूसरे सोल स्किल के साथ जवाब देती है, जो एक एन्चांटमेंट क्षमता है। यह मोहिनी बनाम मोहिनी का संघर्ष बन जाता है, जिसमें जीत मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। हालांकि यू जियोगांग बताते हैं कि शियाओ वू का असली इरादा हू लियना की मानसिक शक्ति को मात देना नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआती बढ़त को बाधित करना है, जिससे बाकी साथी जल्दी से लड़ाई में शामिल हो सके। जैसा कि उम्मीद थी, हू लियना अपनी बढ़त खोकर पीछे हट जाती है। हालांकि हू लियना तुरंत अपने भाई जियुए के साथ मिलकर उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल डेमोनिक चार्म का उपयोग करती है। ये कौशल एक घने कोहरे का निर्माण करता है, जो सभी इंद्रियों को दबा देता है, आत्मा शक्ति सोल पावर को कम कर देता है और गति को धीमा कर देता है। यह एक बेहद शक्तिशाली नियंत्रण कौशल है। तांग सान एक साहसी और जोखिम भरा निर्णय लेते हैं। अपनी पर्पल डेमन आई का उपयोग करके वह अकेले ही हू लियना और जियुए का सामना करने का फैसला करते हैं, जो कि स्पिरिट हॉल के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। इस बीच श्रेक की टीम के अन्य सदस्य ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज का उपयोग करके कोहरे से बाहर निकलते हैं और स्पिरिट हॉल की बाकी टीम के सदस्यों पर हमला करते हैं। तांग सान हू लियना और जियुए के खिलाफ डटे रहते हैं, जबकि उनकी ताकत तांग सान से कहीं ज्यादा है।
तांग सान अपनी एक्सटर्नल सोल बोन को सक्रिय करते हैं और पूरी ताकत से जवाब देते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके हमलों के चलते उनकी सोल बोन टूट जाती है। जिए युए तांग सान की अद्भुत क्षमता की तारीफ करते हैं और हु लियना से कहते हैं कि वह जल्द से जल्द तांग सान को खत्म कर दे। जब तांग सान खतरे में पड़ते हैं तो शियाओ वो उनकी रक्षा करने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना जिए युए के हमले के सामने खड़ी हो जाती है। तांग सान चिंता में हिचकिचाते हैं, लेकिन शियाओ वो उन्हें प्रोत्साहित करती है और याद दिलाती है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर तांग सान अपनी टूटी हुई सोल बोन का उपयोग स्पिरिट हॉल की टीम पर अंतिम हमला करने के लिए करते हैं। हु लियना इसे देखकर मजाक उड़ाती है और इसे एक हताश और व्यर्थ प्रयास मानती है। शुरुआत में यह हमला बेअसर लगता है और केवल मामूली चोटें पहुंचाता है। हालांकि जब हु लियना अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ती है तो वह और उनकी टीम अचानक महसूस करती है कि वे जहर का शिकार हो चुकी हैं। तांग सान ने अपनी सोल बोन पर गुप्त रूप से जहर लगाया था, ये जानते हुए कि स्पिरिट हॉल को हराने का यह उनका एकमात्र तरीका था। श्रेक सेवन डेविल्स तांग सान के इस बलिदान से प्रेरित होकर अंत तक लड़ने का निश्चय करते हैं ताकि उनके प्रयास व्यर्थ न जाएं। दोनों पक्षों के आत्मा शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो जाने के कारण लड़ाई अब हाथों से हाथ की लड़ाई में बदल जाती है। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद तांग सान और उनकी टीम हार मानने से इनकार कर देती है। लड़ाई की यह भयानक स्थिति देखकर डुगू बोट, जो कि जहर डॉलवो है, बीबी डोन को याद दिलाते हैं कि केवल वही तांग सान के 8 मकड़ी भालों 8 स्पाइडर लांसर्स के जहर को ठीक कर सकते हैं। अगर वे और देर करते हैं तो स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन के और सदस्य खो सकते हैं। आखिरकार स्पिरिट हॉल हार मान लेता है, लेकिन मैच के बाद स्पिरिट हॉल शियाओ वू को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यह खुलासा होता है कि वह मानव रूप में एक आत्मा जानवर सोल बीस्ट है। तांग सान घोषणा करते हैं कि शियाओ वू उनकी परिवार है और जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह किसी को भी उसे ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। श्रेक टीम तांग सान के साथ खड़ी होती है और स्पिरिट हॉल को रोकने की कोशिश करती है। हालांकि वे बीबी डोन का सामना करने के लिए बहुत कमजोर होते हैं। इस संकटपूर्ण समय पर तांग सान के पिता तांग हाओ प्रकट होते हैं और स्पिरिट हॉल का सामना करते हैं। तांग हाओ की शक्ति देखकर बीबी डोन पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। तांग हाओ तांग सान और शियाओ वू को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि बाकी टीम को श्रेक अकादमी के शिक्षक सुरक्षित रूप से वापस ले जाते हैं। प्रतियोगिता समाप्त होने के साथ ही श्रेक अकादमी ने भी स्पिरिट हॉल को अपना दुश्मन बना लिया है। शिक्षक घोषणा करते हैं कि छात्र अब स्नातक हो चुके हैं और अपनी अपनी राह पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। निंग फैंगजी, जो 7 खजाने कांच टाइल कबीले 7 ट्रेशर्स ग्लेज टाइल क्लैन के नेता हैं, निंग रोंगरोंग को अपने साथ वापस ले जाने का फैसला करते हैं। उसे छोड़ने को तैयार न होते हुए ऑस्कर 7 खजाने कांच टाइल कबीले में शामिल होने का अनुरोध करते हैं। निंग फैंगजी सहमत हो जाते हैं और यहाँ तक कि अन्य साथियों को भी शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। दाई मुबाई और झू झूचिन वापस सिंगलुओ साम्राज्य लौट जाते हैं, जबकि माँ हुंगजुन महाद्वीप की यात्रा करने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वे सभी श्रेक अकादमी में 5 साल बाद फिर से मिलने का वादा करते हैं। शियाओ वू जब जागती है तो वह तांग हाओ को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। तांग हाओ उसे चेतावनी देते हैं कि तांग सान के साथ रहना अभी खतरनाक है। वह एक अपरिपक्व 1 लाख वर्षीय आत्मा जानवर है और आत्मा मास्टर्स के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। तांग हाओ सलाह देते हैं कि क्योंकि फिलहाल न तो तांग सान और न ही शियाओ वो पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वे तब मिले जब तांग सान उसे सुरक्षित रखने में सक्षम हो और शियाओ वो स्तर 60 तक पहुंचकर परिपक्व हो जाए। तांग हाओ शियाओ वू को बताते हैं कि तांग सान की माँ भी एक 1 लाख वर्षीय आत्मा जानवर सोल बीस्ट थी। हालांकि तांग हाओ की आत्मा शक्ति स्तर 80 तक पहुंच चुकी थी और तांग सान की माँ ने पूरी तरह से मानव रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, फिर भी उनके मिलन को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शियाओ वू तांग हाओ की बातों से सहमत होती है और यह निर्णय लेती है कि वह तांग सान को अस्थायी रूप से छोड़ देंगी और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देंगी। इस डर से कि अगर तांग सान जाग गया तो वह खुद को उसे छोड़ने के लिए मना नहीं पाएगी, शियाओ वो अपने कंघी को एक स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ देती है और स्टारडस्ट फॉरेस्ट के लिए प्रस्थान कर जाती है। जब तांग सान जागते हैं और शियाओ वू को गायब पाते हैं तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि वह उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए चली गई है।
वह उसका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन तांग हाओ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि वह फिलहाल उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत कमजोर है। तांग हाओ तांग सान को अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं और वादा करते हैं कि जब वह पर्याप्त रूप से सक्षम होंगे तो वह शियाओवू के साथ पुनर्मिलन कर सकते हैं। तांग सान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए दृढ़ संकल्प लेते हैं कि वह कड़ी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द शियाओवू को ढूंढ निकालेंगे। तांग हाओ उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह एक पिता के रूप में उनके प्यार का विरोध नहीं करते, लेकिन वह चाहते हैं कि तांग सान इतना मजबूत बने कि वह अपने प्रिय की रक्षा कर सके। तांग सान महसूस करते हैं कि वह अब भी शियाओवू की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। दरअसल ब्लू सिल्वर ग्रास का एक तिनका जो कंगन के रूप में बदल गया है, शियाओवू के साथ बना हुआ है। तांग हाओ समझाते हैं कि भले ही यह एक साधारण पौधे की तरह लगता है, ब्लू सिल्वर ग्रास महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला और मजबूत तत्व है और इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह अनोखा संबंध तांग सान और शियाओवू को एक दूसरे को महसूस करने की अनुमति देता है, जो शियाओवू के लिए बहुत सांत्वना देता है। इस बीच एरमिंग, जो एक लाख वर्षीय आत्मा जानवर और टाइटन जायंट एप है, ब्लू सिल्वर ग्रास के माध्यम से शियाओवू का पता लगाता है। एरमिंग शियाओवू से शिकायत करता है कि वह स्टार्ट फॉरेस्ट को छोड़कर मानव दुनिया में चली गई थी और कहता है कि सभी ने उसे बहुत याद किया और उसकी चिंता की। शियाओवू खुशी खुशी उसे आश्वस्त करती है कि उसने भी सभी को बहुत याद किया। वे दोनों मिलकर दामिंग, जो एक लाख वर्षीय आत्मा जानवर और अज़्योर बुल पाइथन है, को ढूंढने के लिए जाते हैं। दामिंग शियाओवू के जंगल छोड़ने से नाराज होकर पहले प्रकट होने से मना कर देता है। शियाओवू गुस्सा होने का नाटक करते हुए उसे उकसाने के लिए वहां से जाने का नाटक करती है ताकि वह प्रकट हो जाए। जब दामिंग आखिरकार शियाओवू का सामना करते हैं तो वह पूछते हैं कि क्या वह फिर से जाने का इरादा रखती है। शियाओवू साझा करती है कि मानव दुनिया बहुत दिलचस्प है, वहाँ का स्वादिष्ट खाना और वहाँ का एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके लिए खास है। वह तांग सान से मिलने की अपनी कहानी बताती है, कैसे तांग सान, जो अपने पिता के चले जाने के बाद अकेला रह गया था, उसका परिवार बन गया। दोनों ने साथ में नोडिंग अकादमी में पढ़ाई की और बाद में श्रेक अकादमी में शामिल हो गए, जो दैत्य मॉन्स्टर्स को प्रशिक्षित करने में माहिर है। शियाओवू बताती है कि श्रेक अकादमी कितनी खस्ताहाल थी और कैसे उनके प्रवेश परीक्षा में उन्हें सभी सात को झाओ वूजी के हमलों का एक अगरबत्ती जलने तक सामना करना पड़ा। भले ही वे पहली बार एक साथ काम कर रहे थे, उन्होंने असाधारण टीम वर्क दिखाया और सभी को प्रवेश मिल गया। श्रेक सेवन डेविल्स बनाकर उन्होंने कई लड़ाइयों का सामना किया, गहरे संबंध बनाए और एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई। आखिरकार उन्होंने एडवांस सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता में भाग लिया और स्पिरिट हॉल अकादमी को हराकर चैंपियनशिप जीती। हालांकि स्पिरिट हॉल ने शियाओवू की पहचान एक सॉफ्ट बोन रैबिट, एक लाख वर्षीय आत्मा जानवर के रूप में जान ली और उसे पकड़ने की कोशिश की। अंत में ये तांग सान के पिता तांग हाओ थे जिन्होंने उन्हें बचाया। शियाओवू की कहानी सुनने के बाद दामिंग और एरमिंग को एहसास होता है कि उसने पहले ही मानवों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दामिंग और एरमिंग उसे चेतावनी देते हैं कि वह तांग सान से फिर से मिलने का प्रयास न करे और उससे वादा करते हैं कि वे उसकी हर संभव रक्षा करेंगे। शियाओवू जोर देकर कहती है कि तांग हाओ उसके और तांग सान के प्यार का विरोध नहीं करते और जैसे ही वह परिपक्वता तक पहुंच जाएगी, वह तांग सान से मिल सकेगी। वह उन्हें तांग सान से किए गए अपने वादे की याद दिलाती है और कहती है कि वह इसे नहीं तोड़ सकती। इस बीच तांग सान अपने पिता तांग हाओ के साथ कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण जारी रखता है। तांग हाओ बताते हैं कि 1 लाख वर्षीय आत्मा जानवर सोल बीस्ट बनने पर उनके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, स्वर्गीय परीक्षण हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना, और यदि वे इसमें सफल होते हैं तो अगले 1 लाख वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और फिर एक और परीक्षण का सामना करेंगे। दूसरा, मानव रूप में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन फॉर्म। हालांकि परिवर्तन के बाद आत्मा जानवर की सारी शक्ति शून्य हो जाती है और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। ज्यादातर आत्मा जानवर यह रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। जो आत्मा जानवर मानव रूप में बदलते हैं, उन्हें स्तर 60 तक पहुंचने तक किशोरावस्था जुवेनाइल फेज में माना जाता है। इससे पहले टाइटल डोलो आत्मा मास्टर्स उनकी सच्ची पहचान का पता लगा सकते हैं और उन्हें शिकार बना सकते हैं। लेकिन जब वे स्तर 60 को पार कर लेते हैं तो वे अपनी पहचान पूरी तरह से छुपा सकते हैं और एक सच्चे मानव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
तांग सान ने तांग हाओ के साथ प्रशिक्षण जारी रखा। तांग हाओ ने तांग सान से कहा कि वो पूरी ताकत से उन पर हमला करे। हालांकि अपनी रहस्यमयी जेड हाथ मिस्टीरियस जेड हैंड तकनीक के बावजूद तांग सान तांग हाओ के कई छिपे हथियारों को रोकने में असमर्थ था। अपने और अपने पिता के बीच शक्ति के बड़े अंतर को महसूस करते हुए तांग सान ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वह हमेशा कमजोर नहीं रहेगा। तांग हाओ ने तांग सान की अनोखी तकनीकों को देखा और पूछा कि क्या ये उसे यू शियाओगांग ने सिखाए हैं। इसके जवाब में तांग सान ने रहस्यमय स्वर्गीय खजाना रिकॉर्ड मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रैकेट दिखाया और बताया कि उसने इसे गलती से पाया था और ये तांग संप्रदाय टैंग सेक्ट का एक गुप्त खजाना है। इस पुस्तक में छिपे हथियार बनाने के विस्तृत निर्देश थे। तांग हाओ ने स्वीकार किया कि रहस्यमय स्वर्गीय खजाना रिकॉर्ड ने तांग सान को कई चीजें सिखाई हैं। एक पिता के रूप में पछतावा महसूस करते हुए उन्होंने माना कि उन्होंने तांग सान को बहुत कम सिखाया है। तांग हाओ ने तांग सान को याद दिलाया कि चूंकि उसने तांग संप्रदाय की शिक्षाओं को अपनाया है, उसे खुद को तांग संप्रदाय का शिष्य मानना चाहिए और इसकी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तांग सान ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि वह इस अवसर को संजोता है और जैसे ही वह दुर्लभ धातुएं पाएगा, वह पुस्तक में वर्णित सभी शक्तिशाली छिपे हथियार बनाएगा। अपनी ताकत बढ़ाने और शियाओ वू से फिर से मिलने के लिए उत्सुक तांग सान ने फैसला किया कि वह स्पिरिट कंडेंसिंग विजडम स्कल को अवशोषित करेगा, जिसे उसने प्रतियोगिता में जीता था। उसका मानना था कि इस खोपड़ी को अवशोषित करने से उसका शरीर मजबूत होगा और वह अधिक गहन प्रशिक्षण सहने में सक्षम हो जाएगा। उसने अपने पिता तांग हाओ से इस प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। तांग हाओ ने उसे चेतावनी दी कि 50,000 साल से अधिक पुरानी एक उच्च बुद्धिमत्ता वाली खोपड़ी को अवशोषित करना उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर को अवश्य बढ़ाएगा, लेकिन इससे उसके शरीर और मन पर अत्यधिक तनाव भी पड़ेगा। तांग हाओ के अनुसार तांग सान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रयास को करना आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने तांग सान को सलाह दी कि वह पहले पूरी तरह से आराम करे और अपनी स्थिति में सुधार करे। तांग हाओ ने वादा किया कि जब सही समय आएगा तो वह उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहेंगे। उधर द मिंग और एर मिंग शियाओ वू के पर्पल क्रिस्टल्स ऑफ जेड को स्वयं इकट्ठा करने के निर्णय को लेकर चिंतित थे, क्योंकि अब वह सिर्फ एक सामान्य मानव आत्मा मास्टर सोल मास्टर थी। अगर स्पिरिट हॉल ने उसे पहचान लिया तो वह गंभीर खतरे में पड़ सकती थी। शियाओ वू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इन क्रिस्टलों को इकट्ठा करेंगे और शियाओ वू को केवल अपनी साधना कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित करने देंगे। जब शियाओ वू को उनके इस निर्णय के बारे में पता चला तो वह गुस्से में आ गई। उसने जोर देकर कहा कि आत्मा साधना कल्टिवेशन के लिए उसके अपने प्रयास आवश्यक हैं। उसने तर्क किया कि दूसरों पर निर्भर रहने से भविष्य में शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई में वह असहाय हो जाएगी। शियाओ वू ने दृढ़ता से मांग की कि वे उसकी प्रशिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। उसने एयरमिंग द्वारा इकट्ठा किए गए पर्पल क्रिस्टल्स ऑफ जेड को लिया और बिना उनकी मदद के अपनी साधना जारी रखी। स्पिरिट हॉल के एजेंट शियरेक अकादमी के चारों ओर मंडरा रहे थे, छात्रों से शियाओ वू के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे थे। अकादमी के शिक्षक गहरी चिंता में थे। तांग सान और अन्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लियू एरलोग ने जानबूझकर मा हुंगजुन को एक प्रदर्शन मुकाबले के दौरान घायल कर दिया। यू शियाओगांग और अकादमी के प्रधान ने मा हुंगजुन को समझाया कि साधना में विभिन्न परीक्षण और अनुभवों की आवश्यकता होती है। उनके कारणों को समझते हुए मा हुंगजुन ने अकादमी छोड़ने और बाहरी दुनिया की यात्रा करने का निर्णय लिया। उनकी विदाई के बाद लियू एरलोग ने खुलासा किया कि बच्चों को भेजने का उद्देश्य उन्हें ध्यान भटकाने से बचाना था, ताकि शिक्षक सीधे स्पिरिट हॉल का सामना कर सकें। जब वे स्पिरिट हॉल का सामना करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एजेंटों को पहले ही मा हुंगजुन ने हरा दिया था। ये पता चला कि उन्होंने शिक्षकों के असली इरादों को समझ लिया था। वे उन्हें खतरे से बचाने के लिए भेज रहे थे। एक आखिरी बार शियरेक अकादमी के लिए योगदान देने की चाह में मा हुंगजुन ने गुपचुप तरीके से स्पिरिट हॉल के खिलाफ कार्रवाई की थी। अंत में सभी ने दिल से मा हुंगजुन को विदाई दी, क्योंकि वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था। यू शियाओगान को सम्राट शिवे युए से हेवन द पैलेस आने का निमंत्रण मिला। हाल ही में कई आत्मा मास्टर गायब हो गए थे और सम्राट को कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने पुत्र शिवे किंगहे को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था।
सम्राट ने लिu शियाओगान को मुख्य शाही आत्मा मास्टर के पद का प्रस्ताव भी दिया और शेयरक 7 डेविल्स को प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता की सराहना की, जिन्होंने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की थी। राजकुमार ने हर सदस्य की प्रतिभा की सराहना की, विशेष रूप से तांग सान की, जिसने गहरी छाप छोड़ी थी। लिu शियाओगान के शैक्षिकी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर सम्राट शिवयुए ने आशा व्यक्त की कि वे हेवन ड के लिए और अधिक प्रतिभाओं को पोषित कर सके। लिu शियाओगान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तांग सान आत्मा अस्थि को अवशोषित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी अधीरता ने तांग हाओ को चिंतित कर दिया। तांग हाओ ने तांग सान की इच्छा शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसे अपने मार्गदर्शन में इसे अवशोषित करने की अनुमति दी। जब तांग सान ने अवशोषण की प्रक्रिया शुरू की, तो वह एक भ्रम में पड़ गया। इस आभासी दुनिया में शियाओ वू आए और उसने कहा कि वह उसे इतना याद करती है कि वह उसे ढूंढने आई थी। उसने तांग सान से अनुरोध किया कि वह उसके साथ रहे, बाहर की दुनिया से दूर। जब तांग सान ने शेयरक अकादमी लौटने पर जोर दिया, तो शियाओ वू ने विरोध किया, कहती हुई कि वे बिना किसी को शामिल किए शांति से साथ रह सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि यह असली शियाओ वू नहीं थी, तांग सान ने भ्रम को तोड़ा और सफलतापूर्वक आत्मा अस्थि को अवशोषित किया। तांग हाओ, उसकी प्रगति से खुश, ने तांग सान से कहा कि यदि वह अगले 5 वर्षों में अपने पिता के 10 हमलों को सहन कर सकता है, तो उसे शियाओ वू से फिर से मिलने की अनुमति दी जाएगी। तांग सान ने निरंतर अभ्यास किया और 3 वर्षों के भीतर अपने पिता के 10 हमलों को सहन करने में सफलता प्राप्त की। खुशी खुशी वह शियाओ वू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वह उसे ढूंढने में सफल हुआ, तो तांग सान ने कुछ अजीब महसूस किया। शियाओ वू ने जोर दिया कि वह सुरक्षित है, फिर भी उसने वह ब्लू सिल्वर घास का कड़ा नहीं पहना था, जो उनके बीच के संबंध का प्रतीक था। जब तांग सान ने इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसने उसे खो दिया था। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, तांग सान ने सच्चाई का पता लगाया। वह अभी भी भ्रम में था और उसने पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था। यहाँ पर द लैंड ऑफ वॉरियर्स ड्रामा के पहले 3 एपिसोड खत्म होते हैं। आज के एपिसोड आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। इस ड्रामा के अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग अच्छे रहें। गुड बाय।